Okay, now we continue with Parkinsonisms. Parkinsonisms. Okay, पार्किंसोनिज्म में आप क्या समझते हैं कि जैसे बेसिक फंडा ऑफ द पार्किंसोनिज्म is decrease the dopamine, decrease the level of the dopamine, causes the rigidity, and increase the acetylcholine, causes the tremors, causes the tremors, and basic effects seen in the substantia nigra. ये important questions पूछा रहता है. Substantia nigra, pars compacta, okay, SNPC, SNPC. कई बार क्वेश्चन पूछा गया है. पार्किंसोनिज्म बेसिक रीजन सीन इन दी सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा. बेसिक फंडा क्वेश्चन. ओके, etiology of the Parkinsonism. Etiology first and drug. Question: drug is the most common cause of the secondary Parkinsonisms. Okay, direct questions. Then next, toxins, drug, toxins, trauma. ट्रॉमा लाइक दी बॉक्सर्स के अंदर आपने देखा होगा मेनली पार्किंसोनिज्म्स देखने को मिलता है. देन इडियोपैथिक, इडियोपैथिक, इडियोपैथिक में को भी तो हम क्या बोलते हैं. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पार्किंसोनिज्म्स, एंड जो इडियोपैथिक होते हैं उसी को ही हम क्या बोलते हैं पार्किंसन डिजीज, पीडी. पार्किंसन डिजीज जो इडियोपैथिक होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं पार्किंसन डिजीज है. इसी के अंदर हमारा आता है पैरालिसिस एजिटेंस. ओके, व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स. क्लिनिकल फीचर्स वही ट्राइंगल अभी जो हम बता रहे थे. ट्राइंगल का फर्स्ट टॉप इज द ट्रेमर्स. ट्रेमर्स क्वेश्चन डेवलप होता है यहाँ पे. ट्रेमर्स इज द फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन सिम्टम. मोस्ट कॉमन सिम्टम इज द ट्रेमर. ट्रेमर कैसे होते हैं. करेक्टरिस्टिक ट्रेमर इज द रेस्टिंग ट्रेमर्स seen in the Parkinsonisms and it is unilateral. ये करेक्टरिस्टिक फीचर्स लिख रहा हूँ मींस की वहां पे आप ऑप्शंस दिखेगा बाइलेटरल, तो ऑल एक्सेप्ट के अंदर आपको पता होना चाहिए. ओके, देन रिजिडिटी, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेशिया, ब्रेडिकाइनेशिया. तो तीन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ पार्किंसोनिज्म्स आपको पता होने चाहिए. ट्रेमर्स, रिजिडिटी एंड ब्रेडिकाइनेशिया. अब ध्यान से समझने की कोशिश करना क्योंकि जो सीएनएस के कंफ्यूजन्स हैं वो मैं आपके दूर कर रहा हूँ. ओके, कंफ्यूजन क्या रहता है कि सर अलग अलग डिजीज के अंदर अलग अलग टाइप के ट्रेमर्स देखने को मिलते हैं, तो सर हमारे को सारे ट्रेमर्स एक साथ बता दीजिए. तो ये रहा आपके सामने आंसर कि ट्रेमर्स कौन से ट्रेमर्स किस टाइप में डिजीज में दिखने को मिलता है. जैसे फर्स्ट ट्रेमर नोन एज ए फर्स्ट ट्रेमर नोन एज ए इंटेंशनल ट्रेमर. इंटेंशनल, और ये नोट में डालना, और नोट से मैंने जैसे बोला हमेशा क्वेश्चन आता है.
intentional tremors seen in the cerebellar diseases या cerebellar lesions. Okay. First is intentional tremor is cerebellar seen in the cerebellar regions. Second type of the tremors is flapping tremors is flapping tremors seen in the hepatic encephalopathy, hepatic encephalopathy, uremic encephalopathy, and carbon dioxide या carbon monoxide necrosis. Then last tremors is fine tremors, and आप सबको भी बताया fine tremors seen in the thyrotoxicosis. Okay. तो ये सारे के सारे रेस्टिंग ट्रेमर्स अभी आपके सामने है. रेस्टिंग ट्रेमर्स सीन इन दी पार्किंसोनिज्म्स. तो ये करेक्टरिस्टिक ट्रेमर्स आपको पता होने चाहिए. ये नोट करके आपको लिखे हुए होने चाहिए आपके सामने. देन हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्रेमर्स की बात हो चुकी है विद कंपैरिजन. अब हम बात करेंगे रिजिडिटी की. डॉक्टर स्वाति, यू जॉइन. अभी तक हमने जो कंप्लीट किया है वो मैं बता देता हूँ जस्ट आपके रिविजन्स के लिए. ओके. पार्किंसोनिज्म हमने स्टार्ट किया था. पार्किंसोनिज्म बेसिक फंडा ये रहता है डिजीज का. देयर इज अ डिक्रीज इन डोपामिन कॉजेस द रिजिडिटी. सेकंड थिंग, इंक्रीज द एसिटाइलकोलिन कॉजेस द ट्रेमर्स. ओके. तो मेन सिम्पटम इन द पार्किंसोनिज्म इज ट्रेमर्स एंड रिजिडिटी. ओके. मेन बेसिक रीजंस मिलते हैं हमारे को. सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा जिसको हम बोलते हैं एसएनपीसी. ओके. Etiology of the Parkinsonism. Etiology of the Parkinsonism is the drug, and drug is the most common cause of the secondary Parkinson's. Okay. Then toxins and trauma. Trauma mainly boxers के अंदर. Idiopathic को ही हम क्या बोलते हैं? Parkinson's disease. उसी को हम क्या बोलते हैं? Parkinson's disease. And paralysis agitans. Then next हमने बात की थी clinical features of the Parkinsonism. Is the tremors is the most common and first presenting complaint of the Parkinsonism. And Parkinsonism में किस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक ट्रेमर्स देखने को मिलते हैं? इट इज द रेस्टिंग ट्रेमर्स एंड यूनिलेटरल. स्पेसिफिक है यूनिलेटरल. देन सेकंड इज द रिजिडिटी. देन थर्ड इज द ब्रेडिकाइनेशिया. तो ट्रेमर्स के हमने डिफरेंशिएटिंग पॉइंट देखे थे कि इंटेंशनल ट्रेमर्स है तो सेरिब्रल रीजंस है. फ्लैपिंग ट्रेमर्स है तो हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, यूरिमिक एन्सेफेलोपैथी, कार्बन डाइऑक्साइड नेक्रोसिस, एंड fine tremors seen in the thyrotoxicosis, and resting tremors seen in the Parkinsonism. Is it okay? Then we continue. Yes or no, Dr. Swati? Then second symptom. Thank you. Welcome. Rigidity. Rigidity is. Rigidity किसको बोलते हैं? Rigidity is the resistance to the passive movement. पैसिव मूवमेंट होने में भी एक्टिव किसको बोलते हैं? मैंने आपका हाथ पकड़ के शेकिंग किया एंड मैंने आपका हाथ शेकिंग में थोड़ा सा मूवमेंट कर रहा हूँ अप एंड डाउन.
तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव मूवमेंट। जैसे हम एसएलआर करते हैं कि हम पेशेंट का लेग एलिवेट करते हैं स्ट्रेटली, तो ये एक्टिव मूवमेंट है। एंड यही मैंने पेशेंट को बोल दिया कि खुद का पैर खुद से उठाओ, सेल्फ अपना पैर को एलिवेट करो 30 डिग्री या 45 डिग्री तक, तो ये होता है पैसिव मूवमेंट। और इस पैसिव मूवमेंट को रेजिस्ट करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिजिडिटी। तो यहाँ पे स्पेसिफिक रिजिडिटी देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पे कौन सी रिजिडिटी देखने को मिलेगी, कॉग व्हील। ये स्पेसिफिक रिजिडिटी है सीन इन दी पार्किंसन डिजीज। ओके, तो डिफरेंट टाइप ऑफ दी रिजिडिटी देखने को मिलती है, कॉग व्हील रिजिडिटी सीन इन दी पार्किंसन डिजीज। इसी तरीके से नोट करते जाइए, लेड पाइप रिजिडिटी, कंफ्यूजन नहीं रहेगा इसीलिए सारा एक साथ बता रहा हूँ। लेड पाइप रिजिडिटी सीन इन दी एक्स्ट्रा पैरामिडल सिंड्रोम। Led by rigidity seen in the extrapyramidal syndrome, Klepp's knife, Klepp's knife rigidity या spasticity, spasticity rigidity seen in the upper motor neuron। ये तो हमेशा जब से हमारा सीएनएस स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन सीन इन दी Klepp's knife rigidity। डॉक्टर अदिति आपका माइक अनम्यूट हो रहा है। ओके, मैंने म्यूट किया आपको। देन नेक्स्ट आता है हमारा गेट, क्योंकि ब्रेडिकाइनेशिया जो हमने लास्ट बोला था, ब्रेडिकाइनेशिया, तो ट्रेमर्स की बात कर चुके हैं हम। ट्रायंगल वापस से बता देता हूँ, हमने ट्रेमर्स की बात की, देन रिजिडिटी। अब ब्रेडिकाइनेशिया मींस कि हमारे को गेट पता होना चाहिए। गेट किसको बोलते हैं, ये मतवाली चाल। तो चाल पता होनी चाहिए, पेशेंट की चाल कैसी है, गेट कैसा है। गेट ऑफ द पीडी की अगर बात करें, पार्किंसन डिजीज की बात करें, तो यहाँ पे कैसी, यहाँ पे हमारे को कैसी गेट देखने को मिलती है, फेस्टिनेटिंग गेट। फेस्टिनेटिंग गेट सीन इन दी, बाय नेम अपने को पता होना चाहिए, फेस्टिनेटिंग गेट सीन इन दी पार्किंसन डिजीज। ओके, अब ये काम करिएगा, जितनी भी मैं अब गेट बताने वाला हूँ, वो सारी की सारी गेट आप YouTube पे जाके उनको सर्च करिएगा। YouTube पे सर्च करिएगा कि ये गेट एक्चुअल में दिखती कैसे है, तब आपके माइंड में भी क्लियर रहेगा। ओके, तो फेस्टिनेटिंग गेट सर्च करनी है। उसके अलावा कौन कौन सी डिफरेंट टाइप ऑफ की गेट्स होती हैं जो पर्टिकुलर कौन कौन सी डिजीज में दिखती है, ये चीज मैं बताता हूँ, नोट करके लिखिए डिफरेंट टाइप ऑफ द गेट। फर्स्ट इज दी circumduction, circumduction gait seen in the hemiparesis, seen in the hemiparesis, waddling gait। और YouTube करने के बाद में भी आपको नहीं समझ में आता है कि सर हमारे को फिर भी डिफरेंशिएटिंग पॉइंट नहीं समझ में आया है कि किसकी चाल पेशेंट की देखने पे हमारे को लगे क्या ये सर्कमडक्शन है या वेडलिंग गेट है, तो आप मेरे को कभी भी व्हाट्सएप डाल देना, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, बट हमारे को ये सारी चीजें पता हो नहीं हो, बट हमारे को सीधा पता होना चाहिए फेस्टिनेटिंग गेट सीन इन दी पार्किंसन डिजीज, सर्कमडक्शन गेट सीन इन दी हेमिपरेसिस, वेडलिंग गेट सीन इन दी मायोपैथीज, seen in the myopathy, broad base gait, broad base gait seen in the cerebellar regions, broad base gait seen in the cerebellar lesions। Just hold a second। Okay, broad base gait cerebellar regions।
Then high stepping gait, high stepping gait या high steppage gait seen in the peripheral neuropathy. डायरेक्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गेट किस टाइप की डिजीज में देखने को मिलता है वो आपके सामने है, इसके अलावा कोई सी भी गेट पूछी नहीं जाती है। तो ये बेसिक नोट्स होते हैं, इसी को हम बोलते हैं नोट्स। ओके, पेरिफेरल न्यूरोपैथीज। इसके अलावा हमारे को क्या मिलेगा ब्रेडिकाइनेशिया के अलावा? लॉस ऑफ द पोस्चुरल रिफ्लेक्स। तो मतलब पेशेंट क्या हो सकता है, फॉल हो सकता है। फॉल सीन इन दी पार्किंसन डिजीज बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द loss of the postural reflex. ओके, इसके अलावा हमारे को क्या देखने को मिल सकता है? इसके अलावा कई सारी चीजें लिखी, लाइक डिप्रेशन, डिमेंशिया, माइक्रोग्राफिया। किसी की राइटिंग छोटी है तो खुद को पार्किंसन का पेशेंट मत मान लेना। ओके, स्मॉल राइटिंग, माइक्रोग्राफिया मींस स्मॉल राइटिंग, मोनोटोनस स्पीच, मोनोटोनस स्पीच। जैसे कि पहले कोई आपने दूरदर्शन के अंदर कोई कभी समाचार सुने हो तो वो एक तरीके से बोलते हैं, आज प्रधानमंत्री ने अनाउंसमेंट किया है, इस तरीके से। तो वो मोनोटोनस स्पीच होती है जहाँ पे कोई भी फ्लक्चुएशंस नहीं होते हैं। ओके, देन क्या होता है? मास्क लाइक फेस, मास्क लाइक फेस एंड एनोस्मिया। कोई स्मेल नहीं आती है, मतलब कोरोना नहीं हुआ है। ओके, मास्क लाइक फेस, ये सारे के सारे सिम्टम्स किसमें है? हमारे पार्किंसंस के। ओके, एक पर्टिकुलर यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा। अब एक चीज हमारे को पता होनी चाहिए, एटिपिकल पार्किंसोनिज्म जिसका दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है? स्टील रिचर्डसन सिंड्रोम। स्टील स्टील रिचर्डसन सिंड्रोम। और इसका दूसरा नाम क्या है? प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर गेज पांसी। ओके, जहाँ पे क्या मिलेगा हमारे को? फर्स्ट, एक्सटेंडेड पोस्चर। सेकंड, डिफेक्टिव डाउनवर्ड गेज, मतलब नीचे मूव करने में उसकी गेज चेंज हो रही है। डिफेक्टिव डाउनवर्ड। हिस्ट्री ऑफ द फॉल, डिमेंशिया। तो सर आप कहेंगे कि इसको एटिपिकल क्यों बोला? बिकॉज यहाँ पे कौन सी चीज एब्सेंट हो रही है, वो चीज याद रखनी है, एब्सेंस ऑफ द ट्रेमर्स। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ द पार्किंसंस डिजीज का है वो क्या होता है? एटिपिकल के अंदर एब्सेंट होता है। एटिपिकल पार्किंसंस के अंदर क्या होता है? एब्सेंस ऑफ द प्राइमरी सिम्टम्स। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेन के वाइज कौन से जनरल सिम्टम्स है? प्लीज चैट बॉक्स में अपना आंसर डालें। ये कौन से सिम्टम्स कहलाएंगे? कौन से जनरल सिम्टम्स हैं?
देन नेक्स्ट, प्लीज चैट बॉक्स में अपना आंसर डालें। जो सिम्टम्स डेफिनेटली होने चाहिए और कोई सिम्टम्स एब्सेंट है, उस टाइप के सिम्टम्स कौन से टाइप के सिम्टम्स बोलते हैं, कौन से सिम्टम्स कहलाते हैं। सिम्टोमेटोलॉजी ऑफ द ऑर्गेन याद दिलाता है। मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी, मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी जिसको हम क्या बोलते हैं, एमएसए। अब ये क्या चीज है, बेसिक फंडा क्लियर कर देना। दिस इज पार्किंसन प्लस ऑटोनोमिक इनस्टेबिलिटी। ऑटोनोमिक इनस्टेबिलिटी, जैसे कि ऑटोनोमिक मतलब एएनएस सिस्टम काम कर रहा है, ऑटोनोमिक इनस्टेबिलिटी मींस द ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन डेवलप हो जाए, मींस द डिक्रीज द बीपी ऑन स्टैंडिंग। दिस इज नोन एज ए ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन एंड दिस इज नोन एज ए मल्टी सिस्टम एट्रोफी, जहां पे एएनएस सिस्टम भी इन्वॉल्व होने लग गया है। ओके, देन नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे वो होगा हमारा सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, और जो आप मेनली सुनते हैं स्ट्रोक। कई बार ये वर्ड सुने होंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द सीएनएस। ओके, अब इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डेफिनेशन इज फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट focal neurological deficit due to the vascular cause, due to the vascular cause and focal neurological deficit for greater than 24 hours. ओके, और इससे कम रहेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, TIA मींस दी ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक, और ये क्या होगा, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक, ये याद रखना, इक्वल एंड लेस देन 24 आवर्स, और मेनली ये कितने टाइम के लिए होता है, कॉमनली सीन फॉर 1 आवर। ओके, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द स्ट्रोक? कॉजेज, कॉजेज की अगर बात करें तो आप सिंपल फंडा क्लियर करके रखें कि हमने क्या बोला था, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट ड्यू टू द वैस्कुलर कॉज। तो ये हमारी वेसल्स हैं, देन वेसल्स के अंदर जो ये ब्लड फ्लो है, ब्लड फ्लो के बाद में क्या डेवलप हो रहा है, एबोला या थ्रोम्बस है, तो आगे क्या नहीं हो पाएगा, ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, तो वहां पे क्या डेवलप होगा, इस्चीमिया डेवलप होगा। ये जो इस्चीमिया है, इट इज द मोस्ट कॉमन, it is the most common it is the most common cause of the stroke. Okay, ischemia around 85% कॉज बनता है टोटल। ओके, जिसके अंदर भी इस्चीमिया किसकी वजह से डेवलप होगा। अब क्वेश्चन आता है, इस्चेमिक स्ट्रोक का मोस्ट कॉमन कॉज, इट इज द एम्बोलिक
वो मैंने जैसे बोला था ना कि या तो ये थ्रोम्बस हो सकता है या एम्बोला ही हो सकता है। तो एम्बोलिक इज द मोस्ट कॉमन कॉज अराउंड 75%। किसका? 85% में से 75% एम्बोलिक कॉज होता है। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द स्ट्रोक is embolic ischemic attack. Okay, then thrombotic is 25%। एक बार ये लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। अब नेक्स्ट लिखिए थर्ड, ये इschemia हो सकता है या फिर ब्लड फ्लो जो हो रहा है तो वो आगे न जाके जहाँ पे रप्चर है, रप्चर की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, हेमरेज डेवलप हो रहा है, बट फ्लो आगे नहीं गया। तो या तो एम्बोलाई की वजह से इschemia डेवलप हुआ या फिर यहाँ पे हेमरेज हुआ, मींस दी हेमोरेजिक स्ट्रोक कहलाएगा ये। कोई कंफ्यूजन नहीं। हेमरेजिक स्ट्रोक ओनली एंड ओनली 15%, 85% ये था, 15% हमारा हेमरेजिक स्ट्रोक रहता है। ओके, एक क्वेश्चन और आता है, देखो बेसिक फंडा क्लियर कर देता हूं मैं आपका। क्वेश्चन आएगा सीधा का सीधा, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द इschemia, सॉरी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द स्ट्रोक। तो आंसर अगर ऑप्शंस में दे रखा है इschemia, तब तो इschemia आंसर जाएगा फर्स्ट। अगर मान लो इschemia से भी पहले आपका आंसर एम्बोलिक दे रखा है, तब आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एम्बोलिक स्ट्रोक। तो सबसे पहली जो चीज आएगी वो आनी चाहिए एम्बोलिक, देन इschemia। क्योंकि क्वेश्चन में ये दोनों ही चीजें डालते हैं। मेन दिक्कत क्यों होती है हमारे को, क्वेश्चन में दोनों दिया हुआ होता है, दोनों ऑप्शन में है तो एम्बोलिक को टिक करने का है। ओके, ये चीज बेसिक फंडा क्लियर करने का था आपको। अब क्वेश्चन इतने में तक खत्म नहीं हो जाता है, अगर पेपर का लेवल और हाई है तो हाई लेवल के क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अब आंसर करिए, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द एम्बोलिक स्ट्रोक, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द एम्बोलिक स्ट्रोक, एम्बोलिक स्ट्रोक होने के मोस्ट कॉमन कॉज इज एट्रियल फिब्रिलेशन। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आएगा, आपका आंसर गलत नहीं होने वाला है, इसी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। ओके, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा और चेंज हो जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा मोस्ट एपिलेप्टिक, एपिलेप्टोजेनिक स्ट्रोक, मोस्ट एपिलेप्टोजेनिक स्ट्रोक इज, आंसर इज एम्बोलिक, आंसर इज एम्बोलिक। ओके, तो एम्बोली कहीं पर भी बन सकता है। तो वो फ्रंटल रीजन्स में बने, कौन कौन से रीजन्स में बने, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या सिम्टम्स डेवलप होता है, तो वो इसको हम पूरा अच्छे से पढ़ते हैं। लाइक सबसे पहले हम लेते हैं फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब के अंदर स्ट्रोक डेवलप होता है तो वहां पे सबसे पहली चीज प्राइमरी मोटर एरिया, प्राइमरी मोटर एरिया जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रॉडमांस एरिया। प्राइमरी एरिया और ब्रॉडमांस एरिया कैसे रहते हैं, देखिए एक डायग्राम बना के एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, 5 मिनट बाद में हमारी क्लास ओवर होने वाली है, तो कौन चाहता है कि आगे कंटिन्यू करना है या नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करना है, प्लीज चैट बॉक्स में आंसर डाल देना।
अच्छा, प्राइमरी मोटर एरिया के अंदर बेसिक फंडा क्या पता होना चाहिए कि अगर डिस्ट्रक्टिव लीजंस है, destructive lesions always cause the paralysis, and irritative lesions causes the seizures. Irritative lesions causes the seizures. Okay. अब देखिए, आपको भी पता है ये हमारा जो रीजन है वो क्या कौन सा रहता है, पार्ट सेंट्रल लोब्यूल्स, पैरा सेंट्रल लोब्यूल। और अगर ये वाला जो बड़ा पार्ट है वो लार्ज एरिया है जो कि कंट्रोल करता है हमारा फाइन स्किल्स को, फाइन स्किल को, जो कि क्या है, लार्ज एरिया है, एंड ये कंट्रोल करता है हमारे पूरे फेस को। ओके, तो ये डायग्राम क्यों बनाया है वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, देखिए, मिक्चुलेशन एरिया, अगर फ्रंटल लोब अफेक्ट हो रहा है तो मिक्चुलेशन एरिया कहाँ पे रहता है ये भी तो पता होना चाहिए। तो आपको मैंने जैसे बताया था कि वेयर टू मिक्चुलेट, ये कौन कंट्रोल करता है, पार्स सेंट्रल लोब्यूल्स। कौन कंट्रोल करता है, वेयर टू मिक्चुलेट कंट्रोल बाय द पैरा सेंट्रल लोब्यूल। पैरा सेंट्रल लोब्यूल्स, अगर वेयर टू मिक्चुरेट अगर ये नहीं पता चल रहा है, अगर इसके अंदर कोई डिस्टरबेंस हुआ है, लीजन हुआ है, स्ट्रोक डेवलप हुआ है, तो डेफिनेटली वो क्या डेवलप करेगा, इनकॉन्टिनेंस। जस्ट होल्ड अ सेकेंड। अच्छा, प्लीज आंसर करें कि क्लास कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है, हमारे पास में लेस देन 1 मिनट है। ओके,